एक्सपेरिमेंट ऑफ एडी करंट। ये कौन से एक्सपेरिमेंट है जिससे हमें पता चलता है कि एडी करंट है? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये है, एक मेटालिक सिलेंडर है, इसके ऊपर एक कोयल वाउंड कर दी, यहाँ से एसी से कनेक्ट कर दी, एसी से, एसी सोर्स है, इसके ऊपर एक मेटालिक डिस्क रख दी, मेटालिक डिस्क। जैसे हम यहाँ से इस एसी को ऑन करते हैं, ऑन करती है मेटल की डिस्क है, ये ऊपर उठ जाती है, ऊपर की तरफ जंप कर जाती है। तो ऐसा देखा गया कि क्यों जंप करती है, तो इस समझ में ये आया कि जैसे हम एसी ऑन करेंगे ना, तो एसी करंट यहाँ से जाएगा, तो एसी करंट अगर इसमें से जाएगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की लाइन बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड की लाइन बनेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इसमें से क्रॉस होंगी, इस मेटल की डिस्क में से, जो मेटल की डिस्क इसके ऊपर रखी थी। तो एसी करंट तो चेंजिंग करंट है, मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है, तो यहाँ पे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जाएगा इसके अंदर से, इस करंट की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएंगी वो इसमें से पास होंगी, तो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और हमने पढ़ रखा है फैराडे लॉ से कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बढ़ेगी, और माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसी ईएमएफ बढ़ेगी जो इसको अपोज करेगी। तो यहाँ पे इस तरह की ईएमएफ पड़ेगी, जो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा ना ऊपर की तरफ, उसका अपोज करेगी, और उसका अपोज करेगी तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, अपोज करेंगे तो डिस्क ऊपर उठ जाएगी। तो इसका मतलब ये डिस्क थी, इसमें क्या बना जिसकी वजह से ऊपर उठ के इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट, और सॉलिड मटेरियल के अंदर जो भी करंट बनता है उसको क्या कहते हैं, एडी करंट। तो ये एडी करंट का एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट ये है एडी करंट का एक्सपेरिमेंट। इस तरह से नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट ले लिए, इनके पोल, इन पोल के बीच में एक डिस्क ले ली, एक प्लेट ले ली, मेटल प्लेट, इस तरह से ले ली मेटल की प्लेट, ऊपर सस्पेंड कर दी मेटल प्लेट, सस्पेंड कर दी, ये पूरी मेटल प्लेट है रेक्टेंगुलर, और इसको इस तरह से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, डिस्प्लेस करके छोड़ दिया ना, तो कुछ टाइम के बाद ये रुक जाती है, कुछ टाइम के बाद ये रुक जाती है, इसका ऑसिलेशन रुक जाता है। तो कुछ टाइम के बाद ऑसिलेशन क्यों रुक जाता है, देखो ये नॉर्थ साउथ पोल पीसेज है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा, तो ये डिस्क इधर उधर जाएगी ना, ये मेटल की प्लेट, प्लेट है, प्लेट इधर उधर जाएगी, तो मान लो इधर बाहर निकलेगी तो फील्ड लाइन कम होगी, फिर अंदर जाएंगे तो फील्ड लाइन ज्यादा क्रॉस करेंगी, फिर कम होगी, फिर ज्यादा क्रॉस करेंगी, इस तरह से ऑसिलेट करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तो हमने देख लिया एडी करंट बनेगा। और एडी करंट वो इस तरह से बनता है, एडी करंट और इसकी ईएमएफ इस तरह से बनती है कि जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है ना उसी को अपोज करेंगे, तो इसी को अपोज करेंगे, और अपोज करेंगे तो इसका ऑसिलेशन कम हो जाएगा, ऑसिलेशन कम हो जाएगा। फिर ऐसा देखा गया कि ये ऐसी प्लेट लेने की बजाय कैसी प्लेट ली, ये प्लेट लेने की बजाय इस तरह की प्लेट ली, इस तरह से इस प्लेट में से कुछ मटेरियल काट दिया, ये पूरी प्लेट थी ना, इसमें से कुछ हिस्सा ये काट दिया, ये काट के बाहर निकाल दिया, और कुछ हिस्सा बाहर काट के बाहर निकाल दिया, तो इनको स्लॉट कहते हैं कि स्लॉट काट दिए, स्लॉट का मतलब कुछ भी पोर्शन काट के बाहर निकाल दिया, तो अब ये मेटल प्लेट ऐसी बन गई। ऐसी मेटल प्लेट को यहाँ पे सस्पेंड करेंगे ना, ये ज्यादा टाइम तक ऑसिलेट करती है, तो ज्यादा टाइम तक ये ऑसिलेट क्यों करती है, देखो पहले ये पूरी प्लेट थी तो करंट इस तरह से जा रहा था, इसमें करंट इस तरह से, अब करंट इसमें इस तरह से आएगा, इस तरह से, है ना, अब करंट इस तरह से आएगा, तो करंट का पाथ इंक्रीज होगा, अब करंट का पाथ इंक्रीज होगा, और करंट का अगर पाथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो करंट का इस केस में पाथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, तो रेजिस्टेंस भी अगर इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा, और करंट डिक्रीज होगा तो कौन सा करंट डिक्रीज होगा, एडी करंट, एडी करंट, और एडी करंट डिक्रीज होगा तो यहाँ पे अपोजिशन कम होगी, और अपोजिशन कम होगी तो ज्यादा टाइम तक ऑसिलेट करेगी। तो ऐसा देखा गया कि अगर एक मेटल की प्लेट को नॉर्थ साउथ पोल के बीच में या फिर मैग्नेटिक फील्ड में हम सस्पेंड करके ओसिलेट करते हैं, तो अगर उसके स्लोट काट दें तो ज्यादा टाइम तक ओसिलेट करती है, स्लोट काटेंगे ज्यादा टाइम तक ओसिलेट क्यों करती है, स्लोट काटने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और करंट एडी करंट डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से अपोजिशन कम हो जाती है, तो इसलिए ज्यादा टाइम तक ओसिलेट करेगी। तो ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखो फिर,
कि अगर इस तरह से एडी करंट इनमें बनेंगे तो इनके अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या है, मतलब इनकी डिसएडवांटेज क्या है, या फिर अनडिजायरेबल इफेक्ट बोल दो। तो इनके अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या है? तो इनके अनडिजायरेबल इफेक्ट ये है, हमने देखा कि एडी करंट जो प्रोड्यूस होगा वो अपोज करेगा, और वो अपोज करेगा तो ये मेटल गर्म हो जाएगी, तो ये हीट हो जाएगी, तो एज ए हीट एनर्जी लॉस हो जाएगा। मेटल अगर वो गर्म होगी तो उसके अंदर से एनर्जी लॉस होगी, तो हीट एनर्जी का लॉस हो जाएगा, हीट एनर्जी का लॉस। दूसरा ये भी है कि बार बार अगर ये मटेरियल गर्म होता रहा तो इस मटेरियल की क्वालिटी भी कम हो जाएगी, तो मटेरियल की क्वालिटी कम हो जाएगी, मटेरियल भी खराब हो जाएगा, इसकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी मटेरियल की एडी करंट से। ये एडी करंट के अनडिजायरेबल इफेक्ट है, इससे एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस होगी और जो भी मटेरियल है वो जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इन एडी करंट को मिनिमाइज कैसे करें, कम कैसे करें एडी करंट को? मिनिमाइजेशन ऑफ एडी करंट, तो देखो एक तो मिनिमाइजेशन ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? बाय कटिंग स्लॉट, स्लॉट काटेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा जिससे करंट डिक्रीज। दूसरा हम मिनिमाइज ऐसे कर सकते हैं, जैसे इस तरह का एक सॉलिड बार है, जैसे एक सॉलिड मटेरियल है इस तरह का, है ना, सॉलिड मटेरियल है, तो सॉलिड मटेरियल है तो इसमें एडी करंट बन रहा है, तो इस मटेरियल को ऐसा रखने की बजाय हम ऐसे कर दें, ऐसे ऐसे इसके पीस बना लें, एक पीस तो ये बन गया, दूसरा पीस और बना लें इसी तरह से, एक पीस ये बन गया। तो सिंगल मटेरियल लेने की बजाय इसको अलग अलग पीस में डिवाइड कर दें और इन पीस की लेमिनेशन कर दें हम, लेमिनेशन, ये जो साइड है ना इनकी लेमिनेशन कर दें, और लेमिनेशन करके फिर चिपका दें, फिर चिपकाएंगे तो पीस तो इतना ही बड़ा बन जाएगा, और लेमिनेशन करके चिपकाएंगे ना तो करंट यहाँ से डायरेक्ट नहीं जाएगा, और करंट यहाँ से डायरेक्ट नहीं जाएगा तो इधर से घूम के जाएगा, और करंट अगर इधर से घूम के जाएगा तो पाथ इंक्रीज हो जाएगा, तो पाथ इंक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो एडी करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये है मेथड ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ एडी करंट, कि एक सॉलिड सिंगल मेटल का पीस लेने के बजाय उस मेटल के पीस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लो और उनको लेमिनेशन कर लो, तो लेमिनेटेड पीस अगर यूज करेंगे तो उससे एडी करंट मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट है, तो एडी करंट की एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे यूज करते हैं? तो एडी करंट हमने देखा कि ये अपोज करता है, और ये अपोज करता है, तो देखो फिर इसकी एप्लीकेशन, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। एडी करंट एप्लीकेशन का मतलब ये कहाँ पर यूज होता है? ट्रेन के ब्रेक में, ट्रेन में जो ब्रेक अप्लाई करते हैं ना एडी करंट से अप्लाई करते हैं, ट्रेन के जो टायर होते हैं वो मेटल के होते हैं, तो उनमें से करंट पास करवाते हैं, और करंट उनमें से चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पास करवाते हैं, करंट नहीं चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स पास हुआ तो एडी करंट बनेगा, और एडी करंट बनेगा तो इसकी मोशन को अपोज करेगा वो, तो रोक देगा उसी टाइम, तो ब्रेक लग जाएंगे। तो ट्रेन के ब्रेक हो एडी करंट पे बेस है, इसमें हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पास करवाएंगे टायर में, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पास करवाएंगे तो एडी करंट बनेगा जो इसके मोशन को अपोज करेगा, इसको स्टॉप कर देगा। दूसरा इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर, तो इलेक्ट्रिक मोटर है उसका पार्ट भी ऐसे घूमता है, तो उसका पार्ट ऐसे क्यों घूमता है? उसका पार्ट रेस्ट में होता है, जैसे उसके अंदर एडी करंट बनता है ना तो वो उसको अपोज करता है, तो कोई भी चीज इधर जा रही है उसको अपोज करेगा तो ऐसे घूमने लग जाएगी फिर। तो इलेक्ट्रिक मोटर के जो पार्ट्स मूव करते हैं वो किस वजह से करते हैं? ड्यू टू अपोजिशन ऑफ एडी करंट, एडी करंट इनको मूव करवाता है। नेक्स्ट इंडक्शन फर्नेंस में यूज करते हैं, इंडक्शन फर्नेंस, फर्नेंस तो पहले नाम सुना होगा, इसमें मेटल को मेल्ट करते हैं, फर्नेंस के अंदर मेटल को मेल्ट करते हैं, तो जिस भी मेटल को मेल्ट करना हो उसके अंदर से हाई एडी करंट पास करवाएंगे, और हाई एडी करंट पास करवाएंगे तो उसमें हमने देखा था कि वो अपोज करेगा, तो उससे ये हीट जनरेट होगी, गर्म हो जाएगा, और हीट जनरेट होगी, अगर हाई एडी करंट पास करवाए तो हाई हीट जनरेट होगी जिसकी वजह से मेल्ट हो जाएगा।
तो इंडक्शन फर्नेस में भी हम एडी करंट को यूज करते हैं मेटल को मेल्ट करने के लिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट है उसको एलसीडी नोट करते हैं। सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट है उसको एलसीडी नोट करते हैं। तो ये तो था इंडक्टर कि किसी सॉफ्ट आयरन कोर पे एक वायर को रैप कर दें तो इसको क्या कहते हैं, इंडक्टर। और इंडक्टर की इंडक्टेंस एल है, तो सेल्फ इंडक्शन के कोफिशिएंट को भी एल से नोट करते हैं। क्या है सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट? ये कोयल है, इस कोयल के साथ अगर इस कोयल में अगर चेंजिंग करंट पास करवा दें, अगर इस कोयल में चेंजिंग करंट पास करवा दें तो ये चेंजिंग करंट है, एसी है, चेंजिंग करंट ही होता है। चेंजिंग करंट अगर इस कोयल में पास करवा दें तो इसी कोयल के चेंजिंग करंट की वजह से इसमें ईएमएफ पड़ेगी। इसी कोयल में जो करंट चेंज हो रहा है ना, उसी की वजह से इसमें ईएमएफ पड़ेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसमें जो भी ईएमएफ पड़ेगी वो ईएमएफ यहाँ से जो करंट जा रहा है ना, इस करंट के रेट ऑफ चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने बताया कि यहाँ से चेंजिंग करंट पास करवा दें, तो चेंजिंग करंट पास करवा दें तो डी आई बाई डी टी ले लो चेंजिंग करंट। तो चेंजिंग करंट यहाँ से पास करवाएंगे तो इसमें जो भी ईएमएफ पड़ेगी वो ईएमएफ इस चेंजिंग करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो सेल्फ इंडक्शन क्या है? ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कोयल ड्यू टू चेंज इन करंट इन इट, कि उसी कोयल में करंट चेंज हो रहा है, उसी की वजह से अगर ईएमएफ पड़े तो इस इंडक्शन को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कोयल ड्यू टू चेंजिंग करंट इन इट, इसी के अंदर चेंजिंग करंट पास करेंगे तो इसी में ईएमएफ पड़ेगी, इसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। और जो भी ईएमएफ पड़ेगी वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोएफिशिएंट लगा देंगे एल, प्रोपोर्शनलिटी कोएफिशिएंट एल लगा दिया, और ये डी आई बाई डी टी। और जो भी ईएमएफ पड़ेगी वो इसको अपोज करेगी। इंड्यूस्ड कोई भी चीज है ना, वो इंड्यूस्ड करंट हो चाहे इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो अपोज करता है हमेशा, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इसमें जो एल है ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, इसमें जो एल है ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। आगे देखो, दूसरा इसमें जो फ्लक्स बन रहा है ना, जितना ही फ्लक्स पास हो रहा है, ये फ्लक्स भी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना करंट यहाँ से पास होगा ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट भी। अगर ये करंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया एल, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट यहाँ पे लगा दिया एल, और ये एल कांस्टेंट है, ये भी यही क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब देखो, अगर इसी कोयल में से यूनिट करंट पास होता हो, 1 एम्पियर करंट पास होता हो, यूनिट करंट, अगर यूनिट करंट पास होता हो तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन तो फाई के इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन तो फाई के इक्वल। तो कई बार कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू फ्लक्स व्हेन यूनिट करंट पासेस थ्रू द कोयल। जब कोयल के अंदर से 1 एम्पियर करंट पास करेगा ना, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है वो फ्लक्स के इक्वल होगा। कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ईएमएफ के इक्वल कब होगा, तो यहाँ पे आ जाओ, इसके इक्वल तब होगा जब इसकी वैल्यू 1 ले लें। और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यूनिटी होगा, इस सर्किट में जो भी करंट फ्लो रहा है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो अगर 1 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है वो ईएमएफ के इक्वल है। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, इसकी यूनिट होती है हेनरी, इसकी यूनिट हेनरी होती है, एच से डिनोट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की यूनिट हेनरी। ठीक है, अब अगर डेरिवेशन करना हो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का, डेरिवेशन करना हो तो चलो देखो डेरिवेशन कैसे करते हैं। मान लो ये कोयल है, इसमें चेंजिंग करंट का एक सोर्स कनेक्ट कर दिया, ये एल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न एल ले लिए, नंबर ऑफ टर्न एन। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा कि फ्लक्स का एक तो फॉर्मूला ये है, दूसरा हमने देखा कि ईएमएफ का फॉर्मूला है एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। तो एक फ्लक्स का फॉर्मूला ये है, और दूसरा फ्लक्स का फॉर्मूला तो हमने ये भी दे रखा है, बी ए, बी डॉट डी एस। तो अगर एंगल 0 है तो कोस 0 ऑन होता, तो बी ए बोल दिया। बी की वैल्यू पुट कर लो, इंडक्टर है, इंडक्टर के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने सोल्व कर रखा है, इंडक्टर के अंदर से तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नोट एन आई होता है, म्यू नोट एन आई, ये ए इतना आ गया।
तो फ्लक्स का फॉर्मूला एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, एक फॉर्मूला ये है और दूसरा ये है। इन दोनों को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल है, इन दोनों को इक्वल पुट करके सोल्व करोगे ना तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इतना आ जाएगा, ये याद रखना है, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई, आई नहीं आएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। यहाँ पे जो स्मॉल एन है ना, ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होते हैं, ये स्मॉल एन है, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये एन क्या है, टोटल टर्न, एल क्या है, इसकी लेंथ, स्मॉल एल है इसकी लेंथ। तो एक फ्लक्स का फॉर्मूला ये है एल आई, दूसरा फ्लक्स का फॉर्मूला है बी डॉट डी एस, डी इसका मतलब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को एस नोट कर रखा है। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। अगर इन दोनों की इक्वल पुट करके सोल्व करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इतना होता है, तो ये भी डेरिवेशन करना आ सकता है या फिर इस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। नेक्स्ट हम म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल का मतलब तो नेबरिंग कोयल की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो। जैसे यहाँ पे कोयल है, इस कोयल के साथ एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक दूसरी कोयल है, तो इस कोयल में ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए, इस कोयल में ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए, इसमें अगर चेंजिंग करंट पास करें उसकी वजह से, तो इसको क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन नेबरिंग कोयल। नेबरिंग कोयल में फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसकी वजह से दूसरी कोयल में अगर ईएमएफ बन गई, इंड्यूस्ड ईएमएफ बन गई, तो इस फिनोमेना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। सेम म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन की तरह ही है। हमने कहा था कि फ्लक्स करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसमें भी फ्लक्स और करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कोएफिशिएंट लगा दिया, तो यहाँ पे वो कोएफिशिएंट m होता है, इसको कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्म, इसमें भी हम ऐसे ही m की डेफिनेशन बता देंगे। अगर करंट 1 एम्पियर है ना, करंट अगर 1 एम्पियर है तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, तो m है वो पाई के इक्वल है, तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है वो फ्लक्स के इक्वल है, मैग्नेटिक फ्लक्स। चलो देखो, एक फॉर्मूला तो हो गया फ्लक्स का, और फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, ये वाला बी ए। तो फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला हो गया बी ए, ए है। सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो हमें पता है, म्यू नॉट एन आई, और ये एरिया है, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला ये हो गया और दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। इन दोनों को सोल्व करेंगे ना, ये प्राइमरी कोयल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न n1 मान लो, ये सेकेंडरी कोयल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न n2 मान लो, तो नंबर ऑफ टर्न अलग अलग है। तो इसमें देख के अच्छी तरह सोल्व करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल है, और इन दोनों को सोल्व करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम इसी तरह आएगा। म्यू नॉट, यहाँ पे एन स्क्वायर था, वो तो मतलब एक ही कोयल थी, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न एन ही थे तो एन स्क्वायर हो गया। यहाँ पे तो अलग अलग कोयल है, तो एन स्क्वायर नहीं लेंगे, n1 n2 लेंगे, तो यहाँ पे n1 n2 लेंगे। आगे क्या है, एरिया, तो आगे है एरिया, नीचे क्या है, लेंथ, तो नीचे है लेंथ, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है म्यू नॉट n1 n2 a बाई l, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है म्यू नॉट n स्क्वायर a बाई l। इनका डेरिवेशन भी आ सकता है, इन पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे एसी पढ़ेंगे, एसी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो एसी, एसी चैप्टर में ये है, एक सेकंड में सिलेबस देख लेता हूँ, कोई टॉपिक तो डिलीट नहीं हुआ है। ईएमआई कंप्लीट हो गया, एसी पढ़ेंगे। तो एसी के अंदर ये है, एसी करंट तो इस तरह से होता है ना, इधर टाइम है और इधर ये करंट है, तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फिर मैक्सिमम हो गई, और मैक्सिमम करंट को आई नोट से नोट करते हैं, इसको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ करंट या फिर पीक वैल्यू ऑफ करंट कहते हैं। तो करंट मैक्सिमम हो गया, फिर मिनिमम हो गया, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे डायरेक्शन ये है करंट की, यहाँ पे डायरेक्शन ये है, यहाँ पे डायरेक्शन ये है, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, और हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। इस टाइम पे करंट की वैल्यू ये है, इस टाइम पे करंट की वैल्यू इतनी, और इस टाइम पे करंट की वैल्यू इतनी, तो हर पॉइंट पे करंट की वैल्यू भी चेंज हो रही है। देखो अब साफ है स्क्रीन।
तो एसी करंट क्या है? वो करंट है जिसका हर एवरी टाइम पे जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। यहाँ पे डायरेक्शन सारी पॉजिटिव है और यहाँ पे सारी नेगेटिव है। तो ये इतना टाइम आने के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर उतने इक्वल टाइम आने के बाद फिर पॉजिटिव हो जाएगी, फिर उतना इक्वल टाइम आने के बाद नेगेटिव। तो एसी करंट क्या है? अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट whose magnitude changes continuously। उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। देखो पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। तो एसी करंट क्या है? इन एसी करंट या फिर एसी करंट इज दैट करंट whose magnitude changes continuously and its direction reverse periodically। एक फिक्स पीरियड फिक्स टाइम के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है। साथ में बात आ जाएगी डीसी करंट की कि डीसी करंट क्या है। डीसी करंट है उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होते, उसकी दो ही वैल्यू या तो 0 या फिर 1, या तो इस लेवल पे रहेगा या फिर इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे, इस तरह से होगा, या तो मिनिमम या मैक्सिमम या मिनिमम या मैक्सिमम। तो ये है डीसी करंट। अब हमने ये पढ़ने, ये खुद से कर लोगे। क्या क्या खुद से करोगे? एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, इसका डेरिवेशन नहीं आए तो पूछ लेना, या फिर इसको मीन वैल्यू ऑफ एसी कहते हैं, मीन वैल्यू ऑफ एसी। दूसरा था आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, रूट मीन स्क्वायर, या फिर इसको इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी भी कहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। तो ये डेरिवेशन खुद करने हैं, नहीं आए तो पूछ लेना। मैं वो बता देता हूँ जो एलसीआर सीरीज सर्किट है, तो अलग अलग करके सोल्व करते हैं, उससे अच्छी तरह समझ में आएगा। तो क्या पढ़ रहे हैं? एसी सर्किट विद रजिस्टर ओनली। पहले तीनों का अलग अलग पढ़ेंगे फिर तीनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे। तो एसी सर्किट विद रजिस्टर ओनली ये पढ़ेंगे। इस सर्किट में ओनली रजिस्टर है तो करंट और ईएमएफ में क्या फेज डिफरेंस होगा ये पढ़ेंगे। चलो देखो फिर सर्किट बना लो। तो एसी बैटरी का सिंबल ये है, और एसी बैटरी के अंदर जो भी वोल्टेज होगी ना तो ईएमएफ होगी, उसको ऐसे डिनोट करते हैं ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। और एसी सर्किट विद रजिस्टर ओनली, तो यहाँ पे रजिस्टर लगा दो, तो यहाँ पे लगा दिया रजिस्टर। इसमें से करंट जाएगा, जितना करंट जाएगा उतना करंट वापस आएगा। ठीक है ना। तो अगर इस एसी सर्किट में ईएमएफ इतनी है तो करंट क्या बनेगा? हमने करंट का डेरिवेशन करना है और फिर लास्ट में हमने उसका फेज देखना है। फेज का मतलब ये वाला एंगल, कि इन एंगल का डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस कितना है ईएमएफ और करंट में। हर डेरिवेशन के अंदर यही कंपेयर करना है इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज गिवन बाई, जो भी ये डेरिवेशन है ना इसी सर्किट विद इंडक्टर रेजिस्टर कैपेसिटर या फिर एलसीआर, सभी में फर्स्ट पॉइंट यही है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज गिवन बाई, और ये ईएमएफ लेनी है। तो क्या ईएमएफ है? ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। इस ईएमएफ से स्टार्ट करके और हमने करंट का डेरिवेशन करना है। इस सर्किट को देखकर यहाँ से करंट निकालना है, फिर उनके ये एंगल कंपेयर करने हैं, ये वाले एंगल। चलो फिर करंट निकालते हैं। फिर हम लिखेंगे कि इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे आर से, डिवाइड अबव इक्वेशन बाई आर। तो आर से डिवाइड करते हैं, तो इसके अपन में ले आओ ई बाई आर, इसके अपन में भी ले आओ ई नोट बाई आर साइन ओमेगा टी। इतना आ गया। ईएमएफ वन में रेजिस्टेंस तो करंट होता है, ये ई नोट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू। देखो मैंने यहाँ पे बताया था ना, जिसके साथ नोट लग जाएगा वो मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। ऐसे ही ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है तो ई नोट ले लेंगे। तो ये तो ई है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो इंस्टेंटेनियस करंट आ गया। ये मैक्सिमम वैल्यू तो मैक्सिमम करंट आ गया। ये साइन ओमेगा टी एज इट इज। तो हमने ईएमएफ से स्टार्ट करके करंट का इक्वेशन बना लिया। तो फिर एंगल कंपेयर करेंगे, साइन की जगह साइन है और ओमेगा टी की जगह ओमेगा टी है, तो दोनों में सेम एंगल है, तो दोनों का फेज सेम है, या फिर इनका डिफरेंस लेंगे तो जीरो है क्योंकि सेम है दोनों। तो हम ऐसे कह देंगे व्हेन ओनली रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन एसी सर्किट देन ईएमएफ एंड करंट, ईएमएफ एंड करंट आर इन सेम फेज। तो किस में होंगे? सेम फेज के अंदर होंगे। कितना है सेम फेज? ओमेगा टी, ओमेगा टी के अंदर होंगे। और
या तो सेम फेज में होंगे या फिर इनका फेज डिफरेंस कितना होगा, इनका फेज डिफरेंस को फाई से डिनोट करते हैं, इनका फेज डिफरेंस है वो 0 है, डेल्टा फाई है वो 0 है। दोनों को आपस में डिफरेंस करके देखेंगे, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कितना आएगा, 0। तो ये याद रखना है, when only resistor is connected in AC circuit then EMF and current are in same phase or their phase difference is 0, ये याद रखना है। चलो AC सर्किट विद इंडक्टर पढ़ेंगे, आसान है बिल्कुल। AC सर्किट विद इंडक्टर ओनली, इस सर्किट में ओनली इंडक्टर है और कुछ भी नहीं है। देखो तो फिर, तो AC सर्किट तो यही होगी और इंडक्टर है तो ये रहा इंडक्टर, ठीक है। यहाँ से करंट जाएगा, इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L है, इसमें जो भी EMF हो वो हम सेम लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट वही है जो मैंने बताया था, क्या है फर्स्ट पॉइंट, इंस्टेंटेनियस EMF इज गिवन बाय, ये रही EMF। हर डेरिवेशन में फर्स्ट लाइन ये आएगी। तो डायग्राम और ये लाइन तो फ्री के हैं, इसमें तो किसी का नंबर कटना ही नहीं चाहिए। हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और इसके बाद मैंने क्या होता था, करंट निकालेंगे। इस सर्किट को देख के देखो क्या फॉर्मूला लगेगा, उससे करंट बनाना है और फिर इस EMF और करंट को कंपेयर करना है। तो चलो फिर करंट बनाते हैं। तो इंडक्टर के बारे में तो हमने पहले पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है देखो, हमने ये पढ़ रखा है कि यहाँ से करंट जाएगा तो यहाँ से जो भी EMF बनेगी ना वो EMF इतनी बनती है। अब थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इसमें जो भी EMF बनेगी ना वो EMF इतनी बनती है, माइनस LdI/dt, ठीक है। तो इतनी EMF बनेगी। तो यहाँ पे EMF आई कहाँ से, यहाँ से आई है, इस वाले वोल्टेज से करंट बना, ये करंट जाके यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो गया, क्योंकि IR बनेगा ना तो ड्रॉप हो जाएगा। तो ये वाली EMF इसके इक्वल है, तो मैं इसकी जगह ये लिख देता हूँ कैपिटल E, ये दोनों इक्वल है, होगी दोनों इक्वल, ठीक है। अब देखो आगे, हमने तो करंट निकालना है, और करंट निकालना तो DI को एक तरफ रखो और इसको एक तरफ ले जाओ, ये इसके नीचे आ जाएगा E/L, ये dt से मल्टीप्लाई जाएगा dt, और ये DI नीचे आ जाएगा DI, ठीक है ना। तो करंट इतना निकाल लिया, साथ में माइनस है। E का फॉर्मूला ये रहा, E नोट साइन ओमेगा टी, तो E की जगह E नोट साइन ओमेगा टी, नीचे L है और ये dt। DI तो हमारे पास आ गया, लेकिन हमने तो I निकालना है, तो I कैसे निकालना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके सोल्व करोगे ना तो इसका इंटीग्रेशन इतना आ गया, और ये E नोट बाई L है, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट आ जाएगा। जैसे E इजिकल टू E नोट है ना, तो I इजिकल टू I नोट क्या आएगा हमेशा, और इसको सोल्व करके लिखोगे तो इतना आएगा, साइन साइन है तो साइन आएगा, और यहाँ पे आएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इसको सोल्व करोगे ना तो ये आएगा। तो इससे हमारे समझ में ये आ गया कि EMF में तो एंगल ओमेगा टी था, और करंट के अंदर तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आ गया जब सर्किट के अंदर इंडक्टर कनेक्टेड है। तो इसका मतलब तो करंट तो पीछे होगा, है ना, करंट का एंगल कम होगा, तो करंट 90 डिग्री से पीछे होगा। तो हम ये लिखेंगे कि सर्किट में जब ओनली इंडक्टर कनेक्टेड है ना तो करंट लैग्स बिहाइंड, मतलब करंट उससे पीछे चल रहा है, पीछे रहेगा, करंट लैग्स बिहाइंड EMF बाई फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री और पाई बाई 2, है ना, इतने का फेज डिफरेंस है, ठीक है। अब इसका डायग्राम बनाएंगे। तो पीछे वाले का डायग्राम रहेगा, एक बार ये देख लेते हैं। इसका फेजर डायग्राम बनाना आता है, तो फेजर डायग्राम इस तरह से बनेगा। देखो ये EMF है, EMF का एंगल ओमेगा टी, तो EMF मान लो हमने यहाँ पे ले ली, इसका एंगल है ओमेगा टी। फिर हमने करंट देखा, करंट का एंगल भी ओमेगा टी है, तो करंट भी यहीं पर आएगा, तो करंट भी यहीं पर। तो हम ये कहेंगे जब सर्किट में ओनली रजिस्टर कनेक्टेड है तो करंट और EMF सेम फेज में है, तो ये फेजर डायग्राम है उसका। फेजर का मतलब इसकी करंट और EMF कहाँ पे रिप्रेजेंट हुए हैं, तो सेम लाइन में आएंगे क्योंकि एंगल सेम है। चलो आगे देखते हैं। जब इंडक्टर कनेक्टेड है तो EMF का एंगल तो ओमेगा टी, और करंट का एंगल है ओमेगा टी माइनस 90।
तो करंट का कम है एंगल, पीछे है करंट। तो चलो डायग्राम बनाते हैं, कौन सा, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम ये बनेगा, ईएमएफ का एंगल क्या है, ओमेगा टी, और करंट का एंगल क्या है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो करंट पीछे है ना, 90 के एंगल से करंट पीछे है। तो मैं अगर करंट को यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, मैं अगर करंट को यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, करंट 90 डिग्री से पीछे है, तो ईएमएफ 90 से आगे होगी। अगर ये 90 से पीछे है तो इसका मतलब ये 90 से आगे है। तो मैंने अगर करंट यहाँ पे बना लिया तो इसकी ईएमएफ यहाँ पे बना देंगे। इसकी ईएमएफ, किसकी ईएमएफ, इंडक्टर की। तो इंडक्टर की ईएमएफ हमने यहाँ पे बना दी कि करंट और ईएमएफ के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, पाई बाई टू, 90 डिग्री का एंगल है ना, ठीक है। और ईएमएफ का एंगल है कितना, ओमेगा टी। तो यहाँ से ईएमएफ का ये एंगल लेंगे ना, ये पूरा एंगल, ये एंगल है ओमेगा टी। तो ईएमएफ का एंगल ओमेगा टी है, और करंट का एंगल पाई बाई टू कम है, तो पाई बाई टू कम करेंगे तो ये करंट का एंगल है। तो ये करंट का एंगल कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो ये इतना एंगल बच गया, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये करंट का एंगल है। तो ये फेजर डायग्राम है, किसका फेजर डायग्राम है, ईएमएफ और करंट का, जब सर्किट में ओनली इंडक्टर कनेक्टेड है। तो सर्किट में इंडक्टर कनेक्टेड है तो करंट पीछे है, तो देख लो करंट पीछे है, और ईएमएफ इससे आगे गई ना, और कितनी आगे गई, 90 डिग्री के एंगल से। तो ईएमएफ 90 से आगे है, और ईएमएफ आगे तो करंट 90 से पीछे है। तो ये फेजर डायग्राम है, ठीक है। एक और बात देख लो, यहाँ पे जो हमने आई नोट लिखा है ना, आई नोट, ये करंट है, और करंट तो होता है वोल्टेज अपन में रेजिस्टेंस, और इंडक्टर के रेजिस्टेंस को एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडक्टर के रेजिस्टेंस को एक्सएल से। और इस एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, और ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन में टी, या फिर 1 अपॉन में टाइम पीरियड होता है ना, इसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी को कई जगह न्यू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, एफ से भी या फिर न्यू से भी। तो याद रखना है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस उसको एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला ओमेगा एल। इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट व्हेन ओनली इंडक्टर इज कनेक्टेड इन द सर्किट। जिसका मतलब ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, इंडक्टर की अपोजिशन है करंट को, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे एसी सर्किट विद कैपेसिटर। तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एसी सर्किट विद कैपेसिटर। बाद में तीनों को एक साथ पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा अगर ये तीनों याद है तो। एसी सर्किट विद कैपेसिटर, सी का मतलब कैपेसिटर, ठीक है। तो 2 मिनट है, 2 मिनट के बाद फिर दोबारा ज्वाइन कर जाना सभी। तो एसी सर्किट डायग्राम तो सभी को बनाना आ गया होगा अभी इससे। ये हो गया कैपेसिटर, हो गया, ये एसी सर्किट है, तो एसी सप्लाई है यहाँ पे, और एसी सप्लाई का फॉर्मूला तो ये है। अगर डीसी सप्लाई होती है ना, तो डीसी सप्लाई का बैटरी ये होती, एक टर्मिनल बड़ा और एक छोटा, ये डीसी होता है प्लस माइनस। ये एसी है, वेरिएबल दिखा रखा ना, वेरिएबल, और एसी वेरिएबल ही होता है। ये हो गया कैपेसिटर, यहाँ से करंट जाएगा, करंट जाएगा तो इसके अंदर वोल्टेज भी ड्रॉप होगा। तो सबसे पहले तो लाइन वही है, क्या लाइन है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज गिवन बाई, कितनी गिवन बाई, ये सेम फॉर्मूला। बैटरी तो ये लगाएंगे हर जगह, तो ये तो सेम आएगा, फर्स्ट इक्वेशन। और उसके बाद मैंने क्या बताया था, हमने डेरिवेशन करके करंट निकालना है। तो यहाँ देखते हैं कैसे निकालें करंट। तो देखो, कैपेसिटर हो ना, उस टाइम पे हमारे एक फॉर्मूला याद आता है, Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी वी। वी का मतलब तो वोल्टेज है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज को तो ई से डिनोट कर रखा है, ईएमएफ वाली वोल्टेज है। तो इसकी जगह मैं सी ई लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ पे ईएमएफ दे रखी है हमने, इसकी वैल्यू पुट कर लो, सी ई की वैल्यू क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी, ई नोट साइन ओमेगा टी, हो गया। तो ये चार जगह है हमारे पास। चार्ज से करंट कैसे बनाएं, तो हमें पता है करंट होता है डी क्यू बाई डी टी। करंट क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, और इसका डिफ्रेंशिएशन करके सोल्व करेंगे ना, तो इतना आएगा रिजल्ट, ई नोट ओमेगा सी साइन ओमेगा टी, ओमेगा सी, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, इतना आएगा। इसको सोल्व करोगे तो, सोल्व करके देखना,
दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका आएगा डी क्यू बाई डी टी, और इसका करेंगे तो ये आंसर आएगा। देखो ये हमें क्या बता रहा है, ये तो ई नोट है, ठीक है। इस ई नोट को हम ऐसे ई नोट लिख लेते हैं, और इस ओमेगा सी को लिख देते हैं 1 बाई ओमेगा सी। इस ओमेगा सी को नीचे लिख दिया 1 बाई ओमेगा सी।